हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब इसके बाद फ़ौरन से चलते हैं वीडियो की अपडेट्स पर। तो पहली अपडेट है गाइस क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। क्रिस बम्पस्टेड की आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपडेट कवर करी थी जहाँ पर ये स्मॉलर साइड पर लग रहे थे और साथ ही बहुत ज़्यादा ऑफ सीजन बल्कि मूड पर भी लग रहे थे, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट साइड पर। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, एकदम से ही गॉट रियली सीरियस। अभी मैं लास्ट अपडेट में कवर करा था एंड नाउ 6 मंथ्स आउट के पॉइंट पर, मतलब 6 महीने हैं अभी मिस्टर ओलंपिया में। देखो किस कदर इन्होंने अपनी फिजिक को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिस मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट डज ही डू, बट हर साल की सेम स्टोरी है। क्रिस एकदम से ऑफ लगते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद जैसे ही जिम में जाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही सीरियस होते हैं इस चीज़ को लेकर, अपनी प्रेप को लेकर, अपने वर्कआउट को लेकर, वैसे ही इनकी फिजिक एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जिन सबसे पीछे होते हैं एकदम से बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाते हैं। हाउ फास्ट ही चेंजेस हिज फिजिक, दैट इज इनसेन। लुक एट हिम हियर मैन। इतनी जल्दी अपनी फिजिक को मेरे ख्याल से हमने किसी और को चेंज करते हुए नहीं देखा। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि क्रिस जैसे ही मिस्टर ओलंपिया जीत जाते हैं, वैसे ही हर एक चीज़ से टोटली ऑफ आ जाते हैं। बस टेस्टोस्टेरोन वर्क करते हैं, वो भी बहुत ही स्मॉल डोसेज पर। और उसके बाद जैसे ही ये प्रेप वगैरह स्टार्ट करते हैं, अपनी डोसेज ये इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ी सी पीडीज इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन लुक एट हिम। ये रिजल्ट्स एकदम से आते हैं। इसी तरह से ये हमेशा करते हैं। सारे इनके कंपेटिटर्स को लगता है कि भाई क्रिस तो इस वक्त बिल्कुल ही ऑफ है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है और हम बहुत अच्छी फिजिक लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशनिंग और शेप को बनाए हुए हैं पूरे टाइम से एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड। बट मैन, इनको ये नहीं पता कि क्रिस ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा। जैसे ही क्रिस स्टार्ट करते हैं, सब के सब वहीं वहीं रह जाते हैं और क्रिस एकदम से उन सबसे आगे निकल जाते हैं। यही स्टोरी है हर साल की, जैसे मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। बट एनीवेज, ये वो फर्स्ट टाइम होगा जब क्रिस अपने से एक टॉलर कंपेटिटर से फाइट कर रहे होंगे। यस, यहाँ मैं वेस्ली विजर्स की बात करूँगा जो कि 6 फीट 2 इंचज़ के हैं। तो क्रिस के अगर बराबर नहीं है तो क्रिस से डेफिनेटली टॉलर है वो। और यहाँ देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड वेस्ली इस बार डेफिनेटली एक बार, चाहे वेस्ली ऑफ आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी गाइस वेस्ली को एक बार जजेस ज़रूर क्रिस के नेक्स्ट लाकर खड़ा करेंगे, बिकॉज ही हैज़ वन 2 आर्नो क्लासिक। तो इतना तो उन्होंने अर्न कर ही लिया है। तो क्रिस से एक बार उनको ज़रूर कंपेयर करा जाएगा, चाहे ग्रुप में ही कंपेयर करा जाए, बट करा ज़रूर जाएगा। और उस टाइम पर इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। उस टाइम देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि वेस्ली और क्रिस, क्योंकि एक जैसी फिजिक कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। क्रिस को हम बहुत ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर के लिए जानते हैं, वहीं वेस्ली को भी हम क्लासिक की डेफिनेशन ही बोलते हैं। तो मैन, जब ये एक साथ खड़े होंगे ना, तब पता लगेगा एक्चुअल में व्हाट इज़ क्लासिक एंड हु इज़ मोर एंड मोर क्लासिक। अब जस्ट रिमेंबर, इस साल गाइस बहुत बड़ा अपसेट हमने होते हुए देखा आर्नो क्लासिक में। बहुत बड़ा अपसेट, मतलब ये नहीं कि रमोन डिनो को ही बीट कर दिया, बल्कि उड्स को, ब्रियन एंसली को, सब जो इनसे पहले प्लेस हुए थे मिस्टर ओलंपिया में, उन सबको बीट करके वेस्ली आगे निकल गए। तो हु इज़ टू से कि हम दोबारा अपसेट नहीं देख सकते। अब मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि क्रिस बम्पस्टेड को बीट करने वाले वेस्ली विजर्स या फिर रमोन डिनो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं ये, बल्कि ऐसा बिलीव हम कर ही नहीं पा रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा। लेकिन आपको याद होगा 2019 में जब क्रिस बम्पस्टेड ने ब्रियन एंसली को बीट करा था, क्रिस की फिजिक कोई सुपीरियर फिजिक नहीं थी गाइस। उस वक्त जो एक बिल्कुल तब्पार फिजिक होती है, मतलब इनकी बैक उस तरह से डेवलप नहीं थी, इनके आर्म्स उस तरह से डेवलप नहीं थे। तो उस वक्त इसीलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये विक्ट्री रही थी। ब्रियन एंसली ने भी इस बारे में काफ़ी कमेंट करे थे, उनके कोच ने भी इस बारे में काफ़ी कमेंट करे थे। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बाद से क्रिस ने बहुत इंक्रेडिबल लेवल तक इंप्रूवमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी। वो हर साल गैप बढ़ाते चले गए और आज या फिर 2 साल पहले भी उनकी विक्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन 2019 में जब उन्होंने ब्रियन एंसली को बीट करा था गाइस, उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे। तो हु इज़ टू से कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है मैन बॉडी बिल्डिंग में। और सच में ये उसी दिन वाली बात है कि उस दिन आप कैसे लग रहे हो। जैसे कि रमोन डिनो पूरे साल इनक्रेडिबल लगते हैं, उस दिन थोड़ा सा ऑफ हुए और वेस्ली ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अब कहना तो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है और बिलीव वाली चीज़ भी नहीं लग रही कि वेस्ली क्रिस बम्पस्टेड को अभी बीट कर सकते हैं इसी साल। लेकिन एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो कुछ भी हो सकता है बॉडी बिल्डिंग में गाइस। हमने देखा ना बिग रैमी से कैसी उम्मीदें थी, उसके बाद वो 5th आए थे। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे जब वो 5th आए थे। किसी ने बिलीव नहीं करा था कि वो 5th आएंगे, सब विनर के रूप में देख रहे थे। और 5th मतलब 2nd 3rd 4th नहीं, 5th सीधे। तो वही चीज़ है, अब देखते हैं इस साल क्या होता है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और बिग रैमी की बात करी है तो बात करते हैं बिग रैमी की ही। ये तो गाइस कंफर्म हो गया है कि बिग रैमी अब ट्रेन नहीं करे चैड निकल्स के साथ, जिनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेन करते आ रहे थे। तो अब चैड निकल्स और इनकी पार्टनरशिप, इनकी कोचिंग और ट्रेनिंग छूट चुकी है, अब साथ में वर्क नहीं कर रहा है। तो ये किसके साथ वर्क कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस। क्योंकि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग ये किसी की तो ट्रेनिंग के अंडर करेंगे, राइट। और ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में जो इनका नाम दिया गया है, ही इज़ नॉट गोइंग टू विजिट, ये नहीं आने वाले। इस बात को तो मैं बिल्कुल दरकिनार करता हूँ, बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो इन्होंने पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग मिस करी थी, उसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। अब मुझे नहीं लगता ये या फिर कोई और एथलीट ऐसा करेगा। तो ही डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी देयर।
बट किसकी कोचिंग के अंडर, किसके अंदर ये इंप्रूव करके आएंगे, वहाँ पे इनका मुकाबला भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट से है। मतलब जो अभी इस टाइम पे टॉप पे चल रहे हैं सारे मिस्टर ओलंपियंस, उनके साथ चल रहा है। तो बिल्कुल सॉफ्ट वगैरह ये स्मॉल साइज़ के साथ वो आ भी नहीं सकते, उनको अपना बेस्ट लाने की ट्राई करनी होगी। ऊपर से 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर बाद जब ये विजिट करेंगे, जब ये लोगों को अपनी अपीयरेंस देंगे, अपनी फिजिक शो करेंगे, तो उस टाइम पर आपकी फिजिक उस तरह से बोलनी भी चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट पास करना भी चाहिए। और ये चीज़ बिग रैमी भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब देखो, अभी रिसेंट ना एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे पिटौर बैठे थे, यानी पैट्रिक टूर। उन्होंने इस बात को बिल्कुल कंफर्म भी नहीं करा है कि वो बिग रैमी को कोच कर रहे हैं, और डिनाई भी नहीं करा है। उनसे काफ़ी क्लियरली पूछा गया था, ये देखो अभी आप यहाँ पे देखो, उनसे काफ़ी क्लियरली पूछा गया था ये चीज़। I'm just saying this out loud. No, I'm not saying that. Okay. I know you're not saying it, but You don't have to say it. you don't. No. No. Listen, I just have a feeling, but it doesn't matter because there's several guys that he hasn't worked with in the past. That is, it's worth to give it a try. Patrick, I hope you're working with him and that he's coming back with a vengeance. Yeah, he's still very. Let's not put any rumors out there. I don't want to be on every YouTube outlet there. No, I'm not confirming anything. Not confirming is not denying. So you were quick to deny Samson. No, you asked me if I. Let's not say no. तो ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मार्केट में र्यूमर है कि पैट्रिक टूर अब न्यू कोच हैं बिग रैमी के, और ये चीज़ ज़रूरी भी है। अब कुछ अगर नया आना है ना बिग रैमी को, इनको न्यू कोच के साथ जाना ही होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चैड निकल्स के साथ इन्होंने अच्छा काम नहीं करा। चैड निकल्स ने इनके लिए कुछ नहीं करा। मैन 2 ओलंपिया टाइटल जीते चैड निकल्स के साथ ट्रेन करते हुए। तो इस बात को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं। बट उसके बाद भी गाइस ये काइंड ऑफ ऑब्वियस हो गया कि पैट्रिक टूर ही उनको कोच कर रहे हैं। बिकॉज गाइस वही है, इनसे सैमसन के बारे में पूछा गया था कि आप सैमसन को ट्रेन कर रहे हो क्या अब, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। वहाँ पर टोटली 1 सेकंड में इन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन जब बिग रैमी के बारे में यही बात पूछी गई तो इन्होंने डिनाई नहीं करा, मतलब कंफर्म भी नहीं करा लेकिन डिनाई भी नहीं करा। अगर ऐसा होता तो ये साफ डिनाई कर देते यहाँ पर भी, जैसे सैमसन के बारे में इन्होंने करा था। और यहाँ पर दोनों ने ना इनको काफ़ी पुश करने की भी कोशिश करी कि ये डिनाई कर दें या फिर कंफर्म कर दें, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं करी। अब बाकी देखो, रिसेंट टाइम्स में आर्नोल्ड क्लासिक में जब ये आए थे बिग रैमी 2023 में, इनका बाई फार बेस्ट पैकेज था अभी के टाइम का, क्योंकि कंडीशन अमेजिंग थी, साइज़ अच्छा था और पीक भी अच्छी हिट करके आए थे। मतलब कोई कमी उस टाइम पे नहीं लग रही थी, काफ़ी चीज़ें इनकी इंप्रूव लग रही थी। उसके बाद भी जजेस ने इनको कहाँ पर प्लेस करा आपको पता ही है। तो आई थिंक इस वक्त किसी को भी इतनी ज़्यादा एक न्यू कोच के साथ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है जितनी कि बिग रैमी को है। और पिटौर से ज़्यादा आई थिंक बेटर कोच मेरे माइंड में तो इस वक्त कोई नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत अच्छे एथलीट्स वो लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हो ना किस तरह से कियान पियर्सन हो गए, माइकल डबूल हो गए, किस तरह की कंडीशनिंग वो नेल करवा रहे हैं उनसे। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज होगा बिग रैमी के लिए ये, जो कि उनको रिक्वायर्ड है। बाकी देखते हैं बिग रैमी अपनी फिजिक अपडेट वगैरह हमें कब देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस चलते हैं गुड वीटो की अपडेट पर। एंड गुड वीटो ने अपनी हाइप को लीव करा है। गुड वीटो से जितनी एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे थे, जितनी हाइप उनकी क्रिएट हो रही थी, उसको बिल्कुल उन्होंने रेस्पेक्टेबल वे में जस्टिफाई करा है। काफ़ी लोग जैसे उनको हेट करके बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर हैं ये, बिल्कुल ही अपनी पिक्स या एडिट करते हैं और बिल्कुल भी स्टेज पर ऐसे नहीं दिखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो कितने इंक्रेडिबल ये स्टेज पे लगे हैं। मतलब बिल्कुल ही टॉप 10 मिस्टर ओलंपियंस के साथ इन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला करा है। और थोड़ी सी जगह रह गई थी, तो ये दोनों को बीट भी कर देते। मतलब कुछ लोग तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि इनको टोनियो से ऊपर प्लेस होना चाहिए था या फिर राफेल से भी ऊपर। अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स क्यों बन रहे हैं गाइस? क्योंकि गुड वीटो केम इन क्रेजी गुड, बहुत ही इंक्रेडिबल शेप के साथ आए। कंडीशन उनकी क्रिसासितो के साथ बहुत ज़बरदस्त नेल थी, पहले से भी बहुत अच्छी कंडीशन के साथ आए थे। साथ में गाइस इनका शेप और ये जो वैक्यूम हिट कर रहे थे, दैट वाज इनसेन। कॉर्ड्स आप इनकी जानते हो कितनी मैसिव हैं, पूरी स्ट्राइशंस आती है इनकी कॉर्ड्स पर, जैसी दूसरों की कॉर्ड्स पर नहीं दिख रही थी। बैक जो इनका एक वीक पॉइंट था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया था अपनी बैक को। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना इनको एक बहुत ही पोटेंशियल वाला, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर बनाते हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे जाके ना ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये पोज यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे राफेल उनसे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद भी गुड वीटो के फ्रेम पे देखो मसल मास कितनी ज़्यादा पैक्ड लग रही है। अब यहाँ अगर इनकी फिजिक देखें तो वैक्यूम देखो, वैक्यूम के बाद इनकी वेस्ट देखो कितनी टाइनी हो गई है। और इनकी कॉर्ड जो इतनी बाहर जा रही है, आउटर स्वीप्स वगैरह, इनर स्वीप्स वगैरह सब अच्छे से डेवलप्ड है। उसकी वजह से एक प्रॉपर एक्स फ्रेम बनता जा रहा है इनका, बहुत ही गजब वाला। मतलब यहाँ देखो राफेल से भी अच्छा एक्स फ्रेम बन के आ रहा है। अब दोनों के अगर कॉर्ड्स को मैच करें, कॉर्ड्स में देखो कैसे गुड वीटो के सेपरेशन आ रही है अलग ही लेवल की, किस तरह से डेवलप्ड है। और क्रॉस ट्राइशंस तक विजिबल है पूरी तरीके से। काव्स देख लो, काव्स भी गुड वीटो की ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। लैट्स देख लो, लैट्स में चलो मैं इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन जो एक्स फ्रेम बन रहा है लैट्स के वाइडर होने की वजह से और वेस्ट के छोटे होने की वजह से वो बहुत ही अच्छा है। आर्म्स में तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्म्स में गुड वीटो के आर्म्स आर रियली ह्यूज कंपेयर टू राफेल ओवर हियर।
तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग, बहुत ही अच्छा पैकेज, ड्रायर साइड पर थे, टैनिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, शाइनी उतनी फिजिक इनकी नहीं लग रही थी, उसके अलावा बहुत ही अच्छा पैकेज ये लेके आए थे। तो मैन ये देखो कितनी प्रॉमिसिंग फिजिक लग रही है, और इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग गाइस। आपको यकीन करना होगा कि इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, अभी बहुत बड़ा करियर इनके आगे बाकी है, ये तो स्टार्टिंग है। और डिट्रॉयट प्रो में आ रहे हैं ना, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये वहाँ जीत सकते हैं। आई थिंक सबसे वर्स्ट थिंग इनके लिए वहाँ पर ये होगी कि ये सेकंड आ जाएं, यस सेकंड आ जाएं तो इनके वर्स्ट थिंग होगी, नहीं तो ये जीतने ही वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पर इनके सामने कोई इस तरह से बैटल इनसे कर पाएगा। एक बहुत ही इंक्रेडिबल पैकेज। और अगर मैं आपको अब इनका बैक पोस्ट भी दिखाऊं तो ये देखो गाइस, मसल डेंसिटी की हाँ कमी है, राफेल के मुकाबले इनके थिकनेस और डेंसिटी उस तरह से नहीं है, बट यस वेस्ट आप यहाँ भी देख सकते हो बहुत स्मॉलर साइड पर है। और आप हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स देखोगे तो मैन राफेल तो क्या टोनियो भी मैच नहीं कर रहे थे इनको इस चीज़ में। देखो हैमस्ट्रिंग किस तरह से पील्ड है, किस तरह से कंडीशन है, और ग्लूट्स मैन स्ट्राइशंस तक आ रही है वहाँ पर। ये थोड़ा सा अपने ग्लूट्स पता नहीं क्यों हाइड कर रहे थे, क्या पता इंजेक्शन मार्क्स हो एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल थी, कितनी अच्छी इनकी फिजिक लग रही थी। बैक में डिटेल्स अच्छी विजिबल हैं, जो लैट्स इनके वाइडर जा रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवड हैं, बस वही है थिकनेस थोड़ी सी इंप्रूव करनी होगी। और अभी राफेल को काफ़ी साल हो गए कम्पीट करते हुए इसी इंडस्ट्री में, कि गुड बीट होगा ये पहला प्रो शो था, पहला प्रो शो। तो सोचो कितना ज़्यादा इनके पास स्कोप है इंप्रूवमेंट्स का, और ये ज़रूर करेंगे उन चीज़ों को। इनको क्रिस असीतो के साथ ही काम करते रहना चाहिए। ये पहले ही शो से इन्होंने अपनी हाइप को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब डिट्रॉयट प्रो में देखना बाकी है, और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है आई थिंक, क्योंकि 2-3 दिन में ये शो हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर गुडवीटो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे आते हैं, क्या दोबारा से यही चीज़ रिपीट कर पाते हैं या इससे भी इंप्रूव आते हैं। बिकॉज पहले शो में आप ज़्यादातर 100% नहीं आ पाते, आप ट्रायल एंड एरर ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आपको सेकंड शो थर्ड शो तक पता लग जाता है कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट आर वर्किंग ऑन मी और व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग ऑन मी। तो यही चीज़ है, अब देखते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट पर चलें तो नेक्स्ट अपडेट भी इसी शो की है, डिट्रॉयट प्रो की। और यहाँ पर गाइस मार्टिन फिट्जवाटर भी compete कर रहे हैं, जो आई थिंक सबसे बड़े चैलेंजर साबित होने वाले हैं गुडवीटो के लिए। बिकॉज मार्टिन की ये रीसेंट अपडेट बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और ये शो गाइस 3 लोगों के बीच में होगा। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ 6 ही कंपेटिटर्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शो है 3 लोगों के बीच में। जस्टिन रॉड्रिगेज, यस जस्टिन रॉड्रिगेज ऑल्सो कम्पीटिंग, गुडवीटो और मार्टिन फिट्जवाटर। ओनली 6 कंपेटिटर्स आर कम्पीटिंग ओवर हियर। प्राइज मनी इज इनक्रेडिबल गाइस। जहाँ तक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, प्राइज मनी इस शो में ओपन डिवीजन का है $25,000, $25,000। उसके बाद भी सिर्फ 6 कंपेटिटर्स कम्पीट कर रहे हैं। मतलब कोई भी अच्छा नेम्ड एथलीट यहाँ पर कम्पीट करता, मतलब सेकंड भी आया था, थर्ड भी आया था, तो $10,000 या फिर $5,000 ईजिली उसको मिल जाते। बट पता नहीं क्यों, या फिर जीत भी सकता था, बट कम्पीट क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर एथलीट्स। इसके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि फवाद आबिद, उनसे ना लोगों की बनती नहीं है, या फिर कुछ बात है जिसकी वजह से लोग उनके शो में, ये उनका शो है एक तरीके से प्रमोट करा हुआ, उनके शो में लोग कम्पीट नहीं करना चाहते। तो एक यही रीज़न है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रीज़न समझ नहीं आता। जितना अच्छा प्राइज मनी है, इतने कम एथलीट्स, इतने कम कंपेटिटर्स कम्पीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मंच है किसी के लिए भी क्वालिफाई करने के लिए। निक वॉकर यहाँ कम्पीट कर सकते हैं, इवन तो अभी वो 5-6 वीक्स आउट हैं। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि निक की कंडीशनिंग इतनी भी नहीं है कि उसके बाद भी यहाँ पर आकर वो जीत नहीं सकते थे और क्वालिफिकेशन ले नहीं सकते थे? तो ये चीज़ अनबिलीवेबल है, राइट? मतलब वो कम्पीट करते तो जीत ही जाते। उसके बाद टोनी बर्टन के भी बहुत हायर चांसेस हैं यहाँ पर गुडवीटो से फिर से फाइट कर सकते थे। लास्ट शो में ही हमने देख लिया था, कंडीशन बहुत अच्छे थे, शेप में बहुत अच्छे थे, कोई कमी नहीं थी फिजिक में, और अच्छे आते और यहाँ पर गुडवीटो को फिर से बीट कर देते, या फिर सेकंड भी आ जाते तो भी बहुत अच्छा चेक था। बट क्वालिफाई करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टोनी बर्टन के पास, बीइंग सेकंड इन आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील। राफेल दोबारा आ सकते थे, एक अच्छा चेक मिल जाता उनको। 1 वीक की तो बात थी, ज़्यादा बात ही नहीं थी। चलो उनका वीज़ा का इशू है, कुछ हो सकता था, बट उसके बाद भी गाइस 1 वीक के लिए आई थिंक इतना कुछ कर सकते थे, रोका नहीं जाता अगर वो कोशिश करते। बट उन्होंने स्टार्टिंग से इस बारे में अपना नाम नहीं दिया। जेम्स हॉलिंगसेट ऑलरेडी गाइस स्टेज रेडी शेप में है, मतलब पूरी तरह से तैयार है, कंडीशन डाइस पूरी तरह से। अभी तक इन्होंने ऑफ सीजन स्टार्ट नहीं करा और इनको क्वालिफाई भी करना है, तो एक बहुत ही क्लियर और सिंपल अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए भी। ये भी नहीं कम्पीट कर रहा है, तो इन सब जगह पे गाइस कोई ना अपना एक टिकट पंच कर देगा। तो ये एक ऐसा शो है गाइस जहाँ पर कंपेटिटर्स बहुत ही कम हैं और बहुत सारे एथलीट्स को क्वालिफाई करना है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। और इनमें से हो सकता है कोई एक एथलीट मिस्टर ओलंपिया घर पर देख रहा हो बैठ कर, और बाद में रियलाइज़ कर रहा हो कि मैन यहाँ पर मुझे कम्पीट कर लेना चाहिए था, मैं क्वालिफाई कर जाता, मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर पहुँच जाता। बट वही है, किसी ने भी ये नहीं करा। आप देखो उनके सामने ये चीज़ आने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर एक टिकट पंच कर देगा अपने लिए मिस्टर ओलंपिया का, और फिर बाद में दूसरों को होगा रिग्रेट, जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इन द एंड, और जिसमें होगा पोटेंशियल एक्चुअल में। बाकी मार्टिन की फिजिक यहाँ पर देखें तो ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ड्राई, पूरी तरह से ड्राई लग रहे हैं, कंडीशन बहुत अच्छी नेल्ड है, और क्लासिक स्ट्रक्चर तक लग रहा है इनका। यहाँ पर ये पोस्ट के कैप्शन में क्लासिक की तरफ हाईलाइट भी कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मसल मास इंक्रीज है। बाकी इनका पैकेज हम देख ही चुके हैं, लास्ट 2 शोज़ में बहुत अच्छे से कम्पीट करा। एंड्रू जैक से इन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर ली, कंडीशन अच्छी आते हैं और शेप भी अच्छा है। तो मैन देखने में मज़ा आएगा यहाँ पर क्या होता है गुडविट और इनके बीच में, और खासतौर पे जस्टिन रॉड्रिगज़ मैन। जस्टिन रॉड्रिगज़ इज़ ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट्स। यस, उन्होंने भी अपने कोच चेंज कर लिए हैं। अब जेकबी जे के नाम से कोई कोच हैं जिनके साथ ही इज़ वर्किंग, और आई थिंक ये चीज़ एक ऐसी है जो इनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। यस गाइस, जस्टिन रॉड्रिगज़ को बहुत पहले कोच चेंज कर लेना चाहिए था, बिकॉज अगर वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप कई बार कंपीट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से स्टेज पर आ रहे हो और वैसी फिजिक ला रहे हो, आप पीक हिट नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से, आप फुलनेस उस तरह से कैरी नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना ही होगा। और जस्टिन रॉड्रिगज़ ने अभी रिसेंटली ये चेंज करा है, उसके बाद देखो इनकी अपडेट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। बैक इनकी और ज़्यादा डिटेल और डायल्ड इन लग रही है, फिजिक में भी इनकी वो एक्स फैक्टर थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। अब इसीलिए इनसे वो उम्मीद है, क्योंकि हकीम विलियम्स के साथ हमने देखा जैसे उन्होंने कोच चेंज करे, चीज़ें हैव चेंज फॉर हिम। अब इनके साथ भी क्या ऐसा होता है? चांसेस तो हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट होप यही होती है कि अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो बिल्कुल न्यू चीज़ ट्राई करो, ना कि सेम चीज़ ट्राई करके सेम ही रिजल्ट्स अचीव करते रहो। तो वही चीज़ जस्टिन के लिए वर्क कर रही है। बाकी लुकिंग वे डिटेल, बैक तो ऑलरेडी इनकी अच्छी थी ही, उसको भी अच्छा कर दिया इन्होंने और ज़्यादा। तो अब देखते हैं स्टेज पर ये कैसे आते हैं। बाकी इस शो के लिए एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छा है, जबकि 6 एथलीट्स ही कंपीट कर रहे हैं, लेकिन गुडविटो क्योंकि यहाँ पर हैं और मार्टिन, तो देखने में मज़ा आएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस क्विंटन बीस्टवुड की। क्विंटन बीस्टवुड की लेटेस्ट अपडेट्स देखो, कितने एस्थेटिक ये लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी मसल मास के साथ। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनका फ्रेम भी बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बिगर साइड पर है। आई थिंक एंड्रू जैक के बराबर है इफ़ नॉट बिगर। तो इसीलिए गाइस अभी भी मुझे लगता है इनके फ्रेम में और ज़्यादा पोटेंशियल है फिल आउट करने का। अभी इनको अपना फ्रेम और भी फिल आउट करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ कैप्शन में बताया है कि इनकी प्रेप इस टाइम बहुत ही डिफरेंट हिट कर रही है, बहुत अच्छी प्रेप जा रही है, इनको कोई चीज़ें एक्सट्रीम तक लेके जानी नहीं पड़ रही, और ये पूरी तरह से होपफुल हैं अपना बेस्ट इस बार स्टेज पर लाने के लिए। बाकी ये स्ट्रक्चर, ये फिजिक बहुत ही प्रॉमिसिंग तो है इतनी ज़्यादा मसल मास के साथ, लेकिन बैक आई थिंक अभी भी उस लेवल पर इंप्रूव नहीं है। लेकिन हाँ, देखने में ज़रूर मज़ा आएगा कि क्विंटन किस शो में कम्पीट करें। अभी तक इन्होंने रिवील नहीं करा, मैंने पता नहीं कब रिवील करेंगे। लेकिन ये एक शो डेट्रॉयट प्रो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर भी ये कम्पीट कर सकते थे, बट आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट डिसाइड दैट। लेकिन जो भी है, अब उसके बाद देखते हैं क्विंटन कौन सा शो चूज़ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन वही है, कहाँ पर कम्पीट करेंगे भाई? न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे, कैली प्रो में कम्पीट करेंगे, वैंकूवर प्रो में कम्पीट करेंगे, टोरंटो प्रो में कम्पीट करेंगे, कहाँ पर करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से एक गलत डिसीजन तो ऑलरेडी हो गया है यहाँ पर कम्पीट ना करने का। ये गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी कंपेटिटर्स के लिए ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, और सबको एक ट्राई तो करना ही चाहिए था यहाँ पर। बीइंग जस्ट 6 कंपेटिटर्स, मतलब फर्स्ट कॉलर में तो 6 के 6 ऑलरेडी आ जाएंगे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वही है, पता नहीं क्या सोच के वही फवाद अबीद को लोग इतना पसंद नहीं करते। कुछ बातें चलती हैं, इस वजह से आई थिंक बहुत सारे कंपेटिटर्स कम्पीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट्स में बताओ किसकी अपडेट्स आपको देखनी है कल के वीडियो में, और क्या लगता है आपको गुडविटो के पोटेंशियल के बारे में, या फिर डेट्रॉयट प्रो के बारे में कि कौन जीत सकता है इस शो को, और कौन सेकंड थर्ड के अच्छे दावेदार हैं। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।